देखिए, आज दुनिया भर में ना एक अजीब सी उथल-पुथल मची है। मतलब एक तरफ जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है, कच्चे तेल के दाम तो बस ऊपर-नीचे हो ही रहे हैं। एकदम सही कह रहे हैं आप। सप्लाई चेन की भी अपनी अलग दिक्कतें हैं। हाँ, बिल्कुल। और हर तरफ इकोनॉमी में एक बेचैनी सी है। लेकिन इन सब के बीच ना एक कंपनी है जो एकदम अलग ही धुन में चल रही है। मतलब सोचिए, एक 100 साल पुराने बेकरी ब्रांड से लेकर ये शानदार लग्जरी पैलेस होटल्स तक चला रहे हैं। और वो भी 92% ऑक्यूपेंसी के साथ। मतलब 92%। ये नंबर सच में हैरान करने वाला है। अरे वही तो आज के इस गहन विश्लेषण में हम इसी कंपनी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं एपीजे सुरेंद्र पार्क होटल्स लिमिटेड की, जिसे लोग ASPHL भी कहते हैं। हाँ, और आज हम इनके 17 अगस्त 2026 के यानी कि Q1 FY27 के अर्निंग्स प्रेजेंटेशन और कॉन कॉल को डीकोड करेंगे। बिल्कुल। लेकिन इस चर्चा में आगे बढ़ने से पहले मेरी एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आप ऐसे ही बेहतरीन और ज्ञानवर्धक विश्लेषण हमेशा सुनना चाहते हैं ना, तो कृपया हमारे चैनल कॉन कॉल एक्सप्लेन्ड इजी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज हम सिर्फ बैलेंस शीट के पन्नों पर लिखे नंबर्स नहीं पढ़ेंगे। हम ये समझेंगे कि हॉस्पिटैलिटी जैसे इतने नाजुक सेक्टर में ना सर्वाइवल और ग्रोथ का असली गेम खेला कैसे जाता है। एकदम सही। तो चलिए सीधे उन मुश्किल हालात पर नजर डालते हैं जिनमें ये 92% ऑक्यूपेंसी हासिल की गई है। मतलब अगर डेटा देखें तो इस तिमाही में डोमेस्टिक एयर ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं बढ़ा है। हाँ, वो एकदम फ्लैट रहा है। और इंटरनेशनल ट्रैफिक तो 10% गिर गया है। मतलब पश्चिमी एशिया का जो संकट है वो तो रोज ही अखबारों में है। तो जब फ्लाइट्स ही खाली जा रही हैं तो इन्होंने अपने कमरे कैसे भर लिए? यही तो इस पूरी रिपोर्ट की सबसे बड़ी खूबी है। मतलब मुझे तो लग रहा है कि शायद इन्होंने भारी डिस्काउंट दिए होंगे, कमरे सस्ते कर दिए होंगे। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि कंपनी ने कमरे भरने के लिए अपनी कीमतों से कोई समझौता नहीं किया है। भारी डिस्काउंट तो भूल ही जाइए। अच्छा, तो फिर ARR क्या चल रहा है इनका? देखिए, इतने मुश्किल माहौल के बावजूद कंपनी का जो ARR है ना, मतलब एवरेज रूम रेट, वो 7,459 रुपये रहा है। बाप रे, 7,500 के करीब। वो भी तब जब लोग कम यात्रा कर रहे हैं। बिल्कुल। ये इस बात का सीधा सबूत है कि जब ब्रांड की साख मजबूत होती है तो ग्राहक एक खास अनुभव के लिए पैसे देने को तैयार रहता है। इसे आप एक्सपीरियंशियल लग्जरी कह सकते हैं। एक्सपीरियंशियल लग्जरी सुनने में तो बड़ा फैंसी लगता है, लेकिन क्या सच में ग्राउंड लेवल पर लोग इसके लिए अपनी जेब ढीली कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल कर रहे हैं। हमारे पास इसके बहुत ही ठोस एग्जाम्पल्स हैं। जैसे पटियाला में इन्होंने हाल ही में रामबाग पैलेस शुरू किया है, जो कि एक हेरिटेज प्रॉपर्टी है। हाँ, मैंने पढ़ा था इसके बारे में। तो वहाँ का एवरेज रूम रेट क्या है? आप अंदाजा लगाइए, वहाँ एक रात रुकने का जो ARR है वो 33,000 रुपये चल रहा है। क्या बात कर रहे हैं, 33,000 रुपये एक रात की? जी हाँ, 33,000 रुपये। और अगर हम साउथ की तरफ जाएं तो चेट्टीनाड में इनका लोटस पैलेस है। वहां का ARR भी 13,000 रुपये चल रहा है। अरे वाह! और ये प्रॉपर्टीज तो शायद एकदम नई है ना? बिल्कुल नहीं है, फिर भी इतनी तेजी से रेवेन्यू ला रही हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि देश में एक ऐसा वर्ग तेजी से बढ़ रहा है जिससे सिर्फ सोने के लिए एक बिस्तर नहीं चाहिए। हाँ, उन्हें एक राजसी अनुभव चाहिए। मतलब मैक्रो इकोनॉमी में चाहे जितनी भी आंधियां चलें, ये जो प्रीमियम बुटीक सेगमेंट है ना, ये एकदम किले की तरह खड़ा है। एकदम सही कहा। ये सेगमेंट बाहरी झटकों से बहुत हद तक बचा हुआ है। तो चलिए इसको थोड़ा अनपैक करते हैं। अगर ऑक्यूपेंसी 92% है, लोग पटियाला में 33,000 दे रहे हैं, तो यहाँ ना एक बहुत बड़ी वित्तीय पहेली सामने आ जाती है। वो कैसे? देखिए, जब मैंने रेवेन्यू के आंकड़े देखे तो ऑपरेटिंग रेवेन्यू 8.1% बढ़कर 166 करोड़ 80 लाख रुपए हो गया। जो कि बहुत ही अच्छा जंप है। हाँ, और ऑपरेटिंग एबिडा 46 करोड़ 90 लाख रुपए रहा। मतलब लगभग 28% का मार्जिन। कोर ऑपरेशंस तो एकदम शानदार चल रहे हैं। बिल्कुल, एबिडा लेवल पर तो परफॉर्मेंस बहुत ही मजबूत है। लेकिन सारा खेल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी PAT पर आकर अटक जाता है। सब कुछ इतना अच्छा होने के बावजूद पैट 14.2% गिरकर सिर्फ 11 करोड़ 50 लाख रुपए क्यों रह गया? ये बहुत ही लाजमी सवाल है और लोग अक्सर यहीं पर धोखा खा जाते हैं। मतलब ये तो वही बात हो गई ना कि रेस्टोरेंट के बाहर ग्राहकों की लंबी लाइन लगी है, लेकिन रात में गल्ले में देखा तो पैसे कम निकले। कहीं कोई लीकेज तो नहीं है? नहीं, कोई ऑपरेशनल लीकेज या बिजनेस मॉडल की खराबी बिल्कुल नहीं है। इसके पीछे दो बहुत ही स्ट्रेटेजिक और टेक्निकल कारण हैं। अच्छा, तो वो कारण क्या है? पहला कारण है एक्सपेंशन, मतलब विस्तार के लिए जो फाइनेंस लिया गया है उसकी लागत
कंपनी ने हाल ही में विवांता का अधिग्रहण किया है। हाँ, विवांता डील तो काफी चर्चा में थी। बिल्कुल। तो जब कोई इतना बड़ा एक्विजिशन होता है ना, तो शुरुआती तिमाहियों में उस कैपिटल पर ब्याज और बाकी खर्चों का भारी बोझ पड़ता है। ये एक अपफ्रंट कॉस्ट होती है जो सीधा आपके प्रॉफिट को कम कर देती है। तो क्या हम इसे लंबी छलांग लगाने के लिए 2 कदम पीछे हटने की रणनीति मान सकते हैं? मतलब अभी कॉस्ट उठा रहे हैं ताकि आगे फायदा हो? एकदम 100% सही। ये भविष्य की कमाई के लिए आज चुकाई जा रही एक बिजनेस कॉस्ट है। और इसके अलावा एक दूसरा कारण भी है जो पूरी तरह से अकाउंटिंग से जुड़ा है। वो क्या है? कंपनी भविष्य के फायदों को देखते हुए एक नए टैक्स रिजीम में शिफ्ट हो रही है। इस बदलाव की वजह से उन्हें इस तिमाही में 2 करोड़ 20 लाख रुपए का डेफर्ड टैक्स प्रोविजन करना पड़ा है। एक सेकंड, ये डेफर्ड टैक्स प्रोविजन क्या होता है? क्या कंपनी के बैंक अकाउंट से सच में 2 करोड़ 20 लाख रुपए बाहर चले गए हैं? यही तो सबसे बड़ा कैच है। नहीं, बैंक से 1 रुपया भी बाहर नहीं गया है। अच्छा, तो ये सिर्फ कागजी एंट्री है? बिल्कुल। डेफर्ड टैक्स प्रोविजन सिर्फ बुक्स में होने वाली एक अकाउंटिंग एंट्री है। कंपनी के पास जो असली कैश आ रहा है वो कम नहीं हुआ है, बस कागजों पर प्रॉफिट कम दिख रहा है। अरे वाह, ये तो बहुत ही दिलचस्प है। मतलब कागजों पर मुनाफा कम है लेकिन कंपनी की जो असली हेल्थ है वो एकदम दुरुस्त है। एकदम दुरुस्त। और अगर आप इसे बैलेंस शीट के नजरिए से भी वेरीफाई करना चाहें तो डेट टू इक्विटी रेशियो देख लीजिए। हाँ, वो क्या नंबर है? इतना बड़ा विवांता का एक्विजिशन करने के बाद भी कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो सिर्फ 0.12x है और नेट डेट टू एबिटडा 0.7 है। मतलब अगर मैं इसे आसान भाषा में कहूं तो अगर कंपनी के पास 100 रुपए की संपत्ति है तो उस पर कर्ज सिर्फ 12 रुपए का है। एकदम सही। और किसी भी कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री में, खास तौर पे हॉस्पिटैलिटी में, जहां एक होटल खड़ा करने में सैकड़ों करोड़ लग जाते हैं, वहां इतना कम कर्ज होना एक बहुत बड़ी बात है। मतलब उनके पास आगे बढ़ने के लिए और कोई झटका सहने के लिए बहुत ही मजबूत कुशन मौजूद है। बिल्कुल, वो किसी भारी कर्ज के जाल में नहीं फंसे हैं। लेकिन अब यहाँ मुद्दा सच में बेहद रोचक हो जाता है। अगर कर्ज इतना कम है, सिर्फ 0.12x, तो ये नए होटल्स और इतने बड़े एक्सपेंशन के लिए पैसा आ कहां से रहा है? ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है। क्योंकि मैंने ट्रांसक्रिप्ट में देखा कि इनका 350 करोड़ रुपए का कैपेक्स प्लान है। पुणे में 200 कमरों का प्रोजेक्ट है, कोची में विस्तार हो रहा है, मुंबई में नया होटल बन रहा है। ये 350 करोड़ आसमान से तो टपकेंगे नहीं। बिल्कुल नहीं। और होटल से जो रिटर्न ऑन कैपिटल आता है वो तो बहुत धीरे धीरे आता है। तो इस भारी भरकम फंड की जुगाड़ हो कैसे रही है? देखिए, इस सवाल का जवाब किसी होटल के कमरे में नहीं बल्कि रियल एस्टेट में छिपा है। और मैं कहूंगी कि ये ASPHL की स्ट्रैटेजी का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। रियल एस्टेट? वो कैसे? जैसा आपने कहा ना कि होटल में पैसा वापस आने में बरसों लग जाते हैं, तो इस फंसे हुए कैपिटल की समस्या को हल करने के लिए इन्होंने मिक्स्ड यूज डेवलपमेंट का रास्ता चुना है। अरे हाँ, मैंने उनके डॉक्यूमेंट्स में कोलकाता के EM बाईपास वाले प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ा था। बिल्कुल। तो क्या ये वही रणनीति है जिसके तहत वो कुछ 16-17 करोड़ रुपए के पेंट हाउस बेच रहे हैं? जी हाँ, ये वही प्रोजेक्ट है और इसके नंबर्स ना सच में आपको चौंका देंगे। कोलकाता के इस EM बाईपास प्रोजेक्ट में वो सिर्फ एक 5 स्टार होटल नहीं बना रहे हैं। अच्छा, तो साथ में और क्या बन रहा है? उस होटल की बिल्डिंग के साथ साथ वो 69 प्रीमियम सर्विस्ड अपार्टमेंट भी बना रहे हैं। और मजे की बात देखिए, होटल पूरी तरह शुरू होने से पहले ही इन 69 में से 33 अपार्टमेंट बिक भी चुके हैं। क्या आप बात कर रहे हैं? 33 बिक गए? हाँ, और एक अपार्टमेंट जो 7,310 स्क्वायर फीट का पेंट हाउस था वो 16.5 करोड़ रुपए में बिका है। 16.5 करोड़? ये तो एक बहुत ही शानदार चक्रव्यूह है। बिल्कुल। मतलब ये तो वैसा ही हुआ कि मैंने अपना सपनों का घर बनाने के लिए लोन लिया, लेकिन घर की नींव डलते ही कुछ कमरों के लिए रूममेट्स ढूंढ लिए। बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है ये। और फिर उन रूममेट से एडवांस किराया लेकर मैंने बैंक की पूरी EMI चुका दी, वो भी खुद का घर पूरी तरह तैयार होने से पहले। एकदम सटीक एनालॉजी है आपकी। ये बिल्कुल एक सेल्फ फंडिंग मशीन की तरह काम कर रहा है। तो इस प्रोजेक्ट से टोटल कितना पैसा आने की उम्मीद है? आंकड़े बताते हैं कि इन यूनिट्स को बेचकर लगभग 285 करोड़ रुपए आने का अनुमान है। 285 करोड़? बाप रे। हाँ, और इसी वित्तीय वर्ष में उन्हें 70 से 80 करोड़ रुपए का कैश फ्लो मिलने की उम्मीद है, जिसमें से पहली तिमाही में ही 21 करोड़ रुपए बैंक खाते में आ भी चुके हैं। मतलब पुणे, कोच्चि और मुंबई के जो 350 करोड़ के कैपेक्स प्लान हैं, उनके लिए तो बैंक के सामने हाथ फैलाने की कोई जरूरत ही नहीं है। एकदम नहीं। महंगे ब्याज पर कर्ज लेने का सवाल ही नहीं उठता।
एक प्रोजेक्ट के रियल एस्टेट से जो मोटा कैश आ रहा है वो सीधे दूसरे होटल्स के निर्माण में लग रहा है। और यही बात इस कंपनी को बाकी ट्रेडिशनल होटल कंपनियों से एकदम अलग कर देती है। बिल्कुल, ये अपनी बैलेंस शीट को डी रिस्क करने का बहुत ही स्मार्ट तरीका है, क्योंकि जब नए शहरों में होटल बनके तैयार होंगे तो उन पर ब्याज का कोई भारी बोझ नहीं होगा। और वो पहले ही दिन से जो भी कमाएंगे वो सीधा बॉटम लाइन में यानी शुद्ध मुनाफे में जुड़ेगा। 100% सच। ये रणनीति वाकई काबिले तारीफ है। लेकिन देखिए, रियल एस्टेट से एकमुश्त पैसा तो आ गया, पर ये पेंट हाउस तो रोज रोज नहीं बिकते ना। हाँ, वो तो वन टाइम सेल है। तो होटल्स की लाइटें जलाने के लिए, स्टाफ को सैलरी देने के लिए जो रोजमर्रा का कैश फ्लो चाहिए वो कहाँ से आ रहा है? इसके लिए हमें उस हिस्से की तरफ देखना होगा जो हर दिन हर मिनट ग्राहकों से जुड़ता है, यानी उनका फूड और बेवरेज सेगमेंट, F&B। हाँ, जब मैंने डॉक्यूमेंट्स में F&B के आंकड़े देखे तो वो सच में हैरान करने वाले थे। हैरान क्यों ना करें। आमतौर से लोग होटल कंपनी का मतलब सिर्फ कमरे समझते हैं, लेकिन ASPHL का जो टोटल रेवेन्यू है उसका 44% हिस्सा केवल फूड और बेवरेज से आ रहा है। 44%? और कमरों से कितना आता है? कमरों से 48% आता है। 48% कमरों से और 44% खाने पीने से? मतलब ये गैप तो बहुत ही कम है। बिल्कुल। तो क्या एक हॉस्पिटैलिटी कंपनी के लिए सिर्फ कमरों पर निर्भर ना रहकर खाने पीने पर इतना भारी दांव लगाना कोई रिस्क का काम नहीं है? देखिए, ये रिस्क नहीं है, बल्कि ये डाइवर्सिफिकेशन का बहुत ही स्मार्ट मास्टर स्ट्रोक है। वो कैसे? आप ही सोचिए, एक होटल में कमरे तो लिमिटेड होते हैं ना। 100 कमरे हैं तो 92% ऑक्यूपेंसी पर आपने अपनी लिमिट लगभग छू ली। आप एक दिन में 101 कमरे तो नहीं बेच सकते। हाँ, ये बात तो है, कमरे तो फिक्स हैं। लेकिन एक रेस्टोरेंट, कैफे या बेकरी में ऐसी कोई लिमिट नहीं होती। आप एक दिन में हजारों ग्राहकों को सर्व कर सकते हैं। हाँ, टेबल टर्नओवर बढ़ाते जाओ और पैसे कमाते जाओ। एकदम सही। और यहीं पर इनकी F&B स्ट्रैटेजी का सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड आता है। इनका 100 साल पुराना प्रीमियम ब्रांड फ्लूरीज। ओहो, फ्लूरीज। मतलब जो लोग कोलकाता को जानते हैं ना, उनके लिए ये सिर्फ एक बेकरी नहीं है, ये एक इमोशन है। बिल्कुल, 1927 से चली आ रही एक आइकॉनिक जगह है। लेकिन एक बात बताइए, सिर्फ एक पुरानी विरासत के बल पर आज की इस कट थ्रोट कॉम्पिटिटिव दुनिया में इतनी बड़ी ग्रोथ कैसे आ सकती है? यही तो इस मैनेजमेंट की खासियत है। उन्होंने 100 साल पुराने ब्रांड को ना किसी म्यूजियम के शो पीस की तरह सजाकर नहीं रखा है। अच्छा, तो क्या कर रहे हैं वो? आज की तारीख में फ्लूरीज एकदम एक आक्रामक स्टार्टअप की तरह काम कर रहा है। अभी हाल ही में इसके 111 आउटलेट्स हो चुके हैं। 111? ये तो बहुत बड़ा नंबर है। और मजे की बात यह है कि कंपनी इसे एक एसेट लाइट मॉडल के तहत पूरे देश में फैला रही है। थोड़ा रुकते हैं यहाँ पर। ये एसेट लाइट मॉडल सुनने में तो बहुत फैंसी कॉर्पोरेट शब्द लगता है, पर जमीन पर एक बेकरी के लिए इसका क्या मतलब है? मैं समझाती हूँ। जब आप कोई बड़ा ट्रेडिशनल रेस्टोरेंट खोलते हैं तो करोड़ों का इंटीरियर लगता है, बड़ा सा किचन चाहिए, बहुत सारा स्टाफ चाहिए, मतलब कैपेक्स बहुत हाई होता है। हाँ, शुरुआती खर्चा बहुत ज्यादा होता है। लेकिन ASPH क्या कर रहा है? वो एयरपोर्ट्स, प्रीमियम मॉल्स और ट्रांजिट हब्स में फ्लूरीज के छोटे छोटे कियोस्क और कैफे खोल रहे हैं। तो इसका मतलब जगह बहुत कम लगी, किराया भी कम हुआ और किचन का भारी सेटअप भी नहीं करना पड़ा। बिल्कुल, और इसके बदले में जो फुटफॉल मिलता है ना, वो लाखों में होता है। मतलब एयरपोर्ट पे जो भीड़ होती है। हाँ, सोचिए कोई इंसान एयरपोर्ट पर अपनी फ्लाइट के लिए भाग रहा है, वो एक कियोस्क पर रुकता है, 300 रुपए की एक प्रीमियम कॉफी और 250 रुपए की पेस्ट्री ले लेता है। हाई मार्जिन इंपल्स परचेज। एकदम सही। इसमें कंपनी का ऑपरेशनल खर्च बहुत कम है, इसलिए इन छोटे कियोस्क की लागत कुछ ही महीनों में वसूल हो जाती है। ये एक हाई वॉल्यूम और लो कैपेक्स गेम है। क्या बात है। और इसी शानदार यूनिट इकोनॉमिक्स की वजह से F&B रेवेन्यू में लगातार 31% की CAGR से ग्रोथ दिख रही है। 31%? ये तो सच में एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। एक तरफ रियल एस्टेट से मोटा कैपिटल आ रहा है और दूसरी तरफ F&B से तेज रफ्तार वाला डेली कैश फ्लो। बिल्कुल। अब यहां सवाल ये उठता है कि ये मजबूत वित्तीय ढांचा, बिना कर्ज का विस्तार और ये एसेट लाइट कैफे का पूरा इकोसिस्टम, ये सब कंपनी को भविष्य में किस दिशा में ले जा रहा है? अगर हम कंपनी के फ्यूचर रोड मैप की बात करें ना, तो मैनेजमेंट सबसे ज्यादा उत्साहित है अपने मुंबई के जुहू प्रोजेक्ट को लेकर। जुहू प्रोजेक्ट, वहां क्या बन रहा है? वो जुहू में एक 250 कमरों का बिल्कुल नया होटल लेकर आ रहे हैं। पर एक बात बताइए, मुंबई के जुहू में तो पहले से ही इतने सारे दिग्गज 5 स्टार होटल्स हैं, वहां इतनी गलाखाट प्रतिस्पर्धा है। हाँ, कंपटीशन तो है। तो फिर उस माहौल में मैनेजमेंट पहले ही साल से डबल डिजिट, मतलब 10 से 15% ARR ग्रोथ की उम्मीद कैसे कर सकता है? क्या ये थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं लग रहा? देखिए, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है,
ये वहाँ की डिमांड और सप्लाई के गहरे एनालिसिस का नतीजा है। जुहू एक ऐसी प्राइम लोकेशन है जहाँ अब नई जमीन तो बची नहीं है। वो तो है, मुंबई में वैसी जगह की बहुत कमी है। बिल्कुल, डिमांड वहाँ लगातार बढ़ रही है, लेकिन नए होटल्स के लिए कोई जगह ही नहीं है। तो जब सप्लाई ब्लॉक हो और डिमांड बढ़ रही हो, तो प्राइसिंग पावर सीधा उस कंपनी के हाथ में आ जाती है जिसके पास नए कमरे हों। अच्छा, तो मतलब वो अपनी मुंह मांगी कीमत वसूल सकते हैं। एकदम सही। इसलिए ये 250 कमरों का प्रोजेक्ट ना कंपनी की फ्यूचर अर्निंग्स का एक बहुत बड़ा इंजन साबित होने वाला है। ये सब सुनकर एक बात तो साफ हो जाती है कि ये कोई रातों रात खड़ी की गई सफलता नहीं है। बिल्कुल नहीं। अच्छा, जब मैं ये ट्रांसक्रिप्ट गहराई से पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि मैनेजमेंट अक्सर 3G और 3P जैसे फैंसी शब्द इस्तेमाल कर रहा था। हाँ, उन्होंने बार बार इसका जिक्र किया है। 3G का मतलब ग्रोथ, गवर्नेंस और ग्रीन, और 3B का मतलब पर्पस, पीपल और परफॉर्मेंस। अब आप ही बताइए, क्या ये सिर्फ PR और कॉर्पोरेट स्लोगन्स हैं या जमीन पर इनका कोई असली मतलब भी है? देखिए, शुरुआत में ये सिर्फ कॉर्पोरेट जार्गन ही लगते हैं, लेकिन अगर हम कंपनी के हालिया कदमों को देखें तो ये फिलॉसफी सच में लागू होती दिखती है। वो कैसे? कोई एग्जाम्पल है इसका? जैसे 3G में से आप ग्रीन को ही ले लीजिए। ये जो EM बाईपास वाला मिक्स्ड यूज प्रोजेक्ट है, इसे पूरी तरह से पर्यावरण के अनुकूल मानकों पर बनाया जा रहा है। और गवर्नेंस के बारे में क्या कहेंगे? गवर्नेंस की बात करें तो इतने बड़े एक्विजिशन के बाद भी अपने डेट टू इक्विटी को 0.12x पर रोक कर रखना ये कोई छोटी बात नहीं है। ये एक पारदर्शी और जिम्मेदार फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सीधा सबूत है। और अगर 3P की बात करें तो मुझे लगता है कि साल पुराने फ्लूरीज ब्रांड का आज भी इतना पॉपुलर बने रहना बिना समर्पित पीपल और एक क्लियर पर्पस के तो संभव ही नहीं है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। और इन सब का जो फाइनल रिजल्ट है ना, वो हमें 92% ऑक्यूपेंसी के रूप में उनकी परफॉर्मेंस में साफ दिखाई दे रहा है। सच में? तो इन सब का आखिर मतलब क्या निकलता है? जब कोई कंपनी केवल हर तिमाही के मुनाफे के पीछे भागने की बजाय एक बैलेंस्ड अप्रोच अपनाती है तो वो लंबी रेस का घोड़ा बन जाती है। एकदम सही बात है। तो चलिए आज के इस बेहद ज्ञानवर्धक और डीप डाइव का एक निचोड़ निकालते हैं। हमने देखा कि कैसे ASPHL केवल एक होटल की बिल्डिंग तक सीमित नहीं है। बिल्कुल, ये 4 अलग-अलग होटल ब्रांड्स का एक शानदार पोर्टफोलियो है। द पार्क जो प्योर लग्जरी है, द पार्क कलेक्शन जो एक हेरिटेज अनुभव देता है, और जोन बाय द पार्क जो अपर मिड स्केल ग्राहकों के लिए है। साथ ही जोन कनेक्ट मतलब 32 शहरों में 42 प्रॉपर्टीज का एक विशाल नेटवर्क, और इसके साथ साथ 100 से ज्यादा F&B आउटलेट्स और फ्लूरीज का नेशनल नेटवर्क। अगर एक लाइन में कहें तो ये सिर्फ होटल बिजनेस नहीं है, बल्कि लाइफस्टाइल, स्मार्ट रियल एस्टेट डेवलपमेंट और हाई वॉल्यूम F&B का एक बहुत ही शानदार मिश्रण है। जो लोग बिजनेस स्ट्रैटेजी और फाइनेंस को बारीकी से समझना पसंद करते हैं ना, उनके लिए यहाँ सबसे बड़ा सबक यह है कि डाइवर्सिफिकेशन किसी कंपनी के लिए एक ढाल का काम कैसे करता है। बिल्कुल। बारी झटके तो हमेशा आएंगे, कभी ग्लोबल टेंशन की वजह से एयर ट्रैफिक गिरेगा, कभी महंगाई से लोग छुट्टियां कम मनाएंगे, लेकिन अगर आपने अलग अलग रेवेन्यू स्ट्रीम्स बना रखी हैं, जैसे अगर कमरों की बुकिंग स्लो है तो एयरपोर्ट पर कैफे ताबड़तोड़ चल रहे हैं। हाँ, और अगर विस्तार के लिए बैंक लोन महंगे हो गए हैं तो रियल एस्टेट की बिक्री से कैश आ रहा है, ऐसे में कंपनी किसी भी बड़े संकट से खुद को सुरक्षित रख सकती है। ये इस बात का एक क्लासिक एग्जाम्पल है कि कैसे आप बाहरी रिस्क को मैनेज करते हुए अपनी ग्रोथ को बिना किसी भारी कर्ज के फंड कर सकते हैं। तो आज की इस शानदार चर्चा को खत्म करते हुए मैं श्रोताओं के लिए एक बहुत ही विचार उत्तेजक सवाल छोड़ना चाहूंगा। बिल्कुल, बताइए। हमने बात की कि कैसे ये कंपनी मिक्स्ड यूज डेवलपमेंट के जरिए मतलब रियल एस्टेट बेचकर अपने होटल्स की ग्रोथ फंड कर रही है। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर एक हॉस्पिटैलिटी कंपनी महंगे कर्ज से बचने के लिए खुद को एक रियल एस्टेट डेवलपर की तरह इस्तेमाल कर सकती है, तो क्या बाकी इंडस्ट्रीज में भी ऐसा हो सकता है? ये बहुत ही गहरा सवाल है। क्या भविष्य में कोई बड़ी हेल्थ केयर कंपनी या कोई बड़ा यूनिवर्सिटी कैंपस अपनी मेन सर्विस के साथ साथ ऐसा ही मिक्स्ड यूज मॉडल अपना सकता है ताकि उन्हें बाहरी इन्वेस्टर्स पर निर्भर ना रहना पड़े? ये सोचने वाली बात है। शायद भविष्य के बड़े बिजनेस इसी क्रॉस इंडस्ट्री मॉडल पर चलने को मजबूर हो जाए। बिल्कुल, इस पर जरूर गहराई से विचार किया जाना चाहिए। और अंत में, जो लोग इस तरह के जटिल बिजनेस और फाइनेंशियल स्ट्रेटजी को आसान और मजेदार भाषा में समझना पसंद करते हैं, उनके लिए हमारे चैनल कॉन कॉल एक्सप्लेन इजी को सब्सक्राइब करना एक बेहतरीन कदम होगा। हाँ, ताकि ऐसे ही डीप डाइव एनालिसिस आप तक हमेशा पहुंचते रहें। तो इस पूरी चर्चा का हिस्सा बनने वाले सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद।